हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के होने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रश्न देखेंगे वह बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलते हैं हम उन प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2010 में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होता है। दोस्तों, इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 में 5 स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होता है। ऑप्शन है मैक्स, मिन, एवरेज, सम। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किया होता है, तो वह एवरेज होता है। यानी एवरेज फॉर्मूला लगा करके हम औसत ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2010 की एक वर्कशीट में कितने रोज एंड कॉलम्स होते हैं। दोस्तों, आपको बताना है एमएस एक्सेल 2010 की एक वर्कशीट में कितने रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ऑप्शन है 10,48,576 और 16,384। बी ऑप्शन है 65,535 और 256। ए व बी दोनों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक्सेल 2010 की एक वर्कशीट में कितने रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो दोस्तों, रोज एंड कॉलम्स की संख्या जो है एक एमएस एक्सेल 2010 में वह 10,48,576 रोज होती है और 16,384 जो है वह कॉलम्स होती है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला प्रश्न देखते हैं, एमएस एक्सेल 2010 में कौन से टैब द्वारा चार्ट इंसर्ट करवाया जाता है। फाइल, इंसर्ट, न्यू, डाटा। दोस्तों, आपको बताना है कि कौन से टैब द्वारा चार्ट इंसर्ट करवाया जाता है। तो इंसर्ट के द्वारा चार्ट इंसर्ट करवाया जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, बाय डिफॉल्ट सेल में इंटर न्यूमेरिक वैल्यू का एलिमेंट क्या होती है। लेफ्ट एलिंग, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, अनअलाइन। दोस्तों, बाय डिफॉल्ट सेल में इंटर न्यूमेरिक वैल्यू का अलाइनमेंट क्या होती है, तो वह राइट अलाइन होती है, यानी राइट उत्तर इसका जो है ऑप्शन बी यानी राइट अलाइन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2010 किस पैकेज में होता है। एमएस ऑफिस में, क्रॉलड्रा में, पेज मेकर में, टैली में। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 किस पैकेज में होता है। तो एक्सेल जो है वह कोई भी सॉफ्टवेयर रहे, एमएस एक्सेल 2010 रहे या 16 रहे या 21 रहे, कोई भी रहे, उसमें पैकेज जो है वह एमएस ऑफिस में ही रहता है। यानी एक्सेल जो है वह कहीं भी रहेगा तो एमएस ऑफिस में का ही एक पैकेज है, यानी ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम मिनिमम कितने कैरेक्टर्स में हो सकता है। 28, 29, 30, 31। दोस्तों, 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम जो है वह कितने कैरेक्टर में हो सकता है, तो इसका राइट उत्तर होगा 31 कैरेक्टर्स में हो सकता है। यानी वर्कशीट का मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स में हो सकता है, तो 31 कैरेक्टर्स में हो सकता है। अगला प्रश्न है, प्रीडिफाइंड फॉर्मूला होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। यानी दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा प्रीडिफाइंड फॉर्मूला है जो स्वतः गणना करने का कार्य करते हैं। फंक्शन, वर्ड रैप, ऑटोसम, लॉजिकल। दोस्तों, फंक्शन जो है यह प्रीडिफाइंड फॉर्मूला होते हैं जो स्वतः गणना करने का कार्य करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है? सेल्स, रोज, कॉलम, डॉक्यूमेंट। दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है? तो वह डॉक्यूमेंट जो है यह एक्सेल की टर्म नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एक्सेल की टर्म कौन है? तो सेल होगा, कॉलम होगा, रोज होगा, जबकि डॉक्यूमेंट जो है यह एक्सेल की टर्म जो है यह नहीं है, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सूत्र सही रूप में प्रविष्ट है? दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला जो है सही रूप में प्रविष्टित है। तो दोस्तों, सही रूप में फॉर्मूला इसमें जो होगा वह इक्वल टू सम अंडर ब्रैकेट A1 कॉलम A10 होगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है ये दोनों ये फॉर्मूला बिल्कुल सही नहीं है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप किसका उपयोग भी कर सकते हैं? फॉर्मूला बार का, टाइटल बार का, मेनू बार का, स्पेस बार का। दोस्तों, अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप फॉर्मूला बार का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह पेज ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर। दोस्तों, यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह पेज ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों, हम जो है चौड़े फॉर्मेट प्रिंट लेने के लिए लैंडस्केप का उपयोग करेंगे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल फॉर्मूला सेल के एड्रेस $A $4 का प्रतिनिधित्व करता है, वह कौन सा करता है? रिलेटिव सेल रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जो है यह एक्सेल फॉर्मूला सेल के एड्रेस $A $4 का प्रतिनिधित्व करता है, यानी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक एस एक्सेल का ऐसा कौन सा फीचर है जो श्रृंखला को तार्किक रूप में दोहराने और बढ़ाने को आसान बनाता है? ऑटोफिल, ऑटो करेक्ट, ए और बी दोनों, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, बहुत ही जो भी हम प्रश्न बता रहे हैं वह सारा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है एमएस एक्सेल का एक ऐसा कौन सा फीचर है जो श्रृंखला को तार्किक रूप में दोहराने और बढ़ाने को आसान बनाता है। दोस्तों, वह ऑटोफिल भी होगा और ऑटो करेक्ट भी होगा, यानी ऑप्शन सी जो है यह बिल्कुल राइट होगा, यानी ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट है, सेल निश्चित करने के लिए यानी संबंधित सेल के स्वतः रेफरेंस को रोकने के लिए कॉलम और रो की संख्या के पहले क्या टाइप करते हैं? हैश, डॉलर, प्रतिशत या स्टार। दोस्तों, सेल निश्चित करने के लिए यानी संबंधित सेल के स्वतः रेफरेंस को रोकने के लिए कॉलम और रो की संख्या के पहले क्या टाइप करेंगे? तो दोस्तों, यहां पे हम डॉलर टाइप करेंगे, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी होगा। स्वतः रेफरेंस को रोकने के लिए कॉलम और रो की संख्या के पहले जो है वहां हम डॉलर टाइप करेंगे, इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2010 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? दोस्तों, आपको बताना है एमएस एक्सेल 2010 का फाइल एक्सटेंशन जो है वह क्या है? .docs, .yltx, .xltx, .zltx। तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो होगा वह .xltx होगा, यानी एक्सेल 2010 का फाइल एक्सटेंशन जो है वह .xltx होगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सेल वर्कशीट के चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट करेंगे? फॉन्ट के साइज आकार बदलकर,
स्टेटस बार में जूम निर्देश का प्रयोग करके, या पेज ब्रेक निर्देश का प्रयोग करके, या वर्कशीट के जिस अंश को प्रिंट करना है उसे सिलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर। दोस्तों आपको बताना है कि एक्सेल वर्कशीट के चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट करेंगे। तो फ्रेंड, वर्कशीट के जिस अंश को प्रिंट करना है उसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन का विकल्प चुनकर। यानी वर्कशीट के जिस अंश को प्रिंट करना है उसे सबसे पहले हम सिलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन का विकल्प चुनकर हम उसे प्रिंट करेंगे। यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या अंतर है। दोस्तों आपको बताना है कि जब हम किसी दस्तावेज को सेव करते हैं तो सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है। ऑप्शन है कोई भी अंतर नहीं होगा। सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है। सेव एज हमें नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। बी और सी दोनों। तो दोस्तों सेव का मतलब है सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है, और सेवेज का मतलब है कि सेव एज हमें नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। यानी बी और सी ऑप्शन जो है यह बिल्कुल सही उत्तर होगा। सेव का मतलब बी ऑप्शन होगा और सेव एज का जो मतलब है वो ऑप्शन सी होगा। यानी डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑप्शन के साथ आप रो या कॉलम या दोनों को फ्रीज कर सकते हैं, अर्थात वर्कशीट में रहते हुए आप हमेशा उस रो या कॉलम में सूचना को देख सकते हैं। स्लिप्ट, अरेंज, फिल्टर, फ्रीज पेंस। दोस्तों ऑप्शन के साथ आप रो या कॉलम या दोनों को फ्रीज कर सकते हैं, अर्थात वर्कशीट में रहते हुए आप हमेशा उस रो या कॉलम में सूचना को देख सकते हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा फ्रीज पेंस। यानी दोस्तों फ्रीज पेंस जब हम करेंगे तो ऊपर वाला जो हेडिंग है वह बिल्कुल हमेशा दिखते रहेगा। जब भी हम ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमेशा दिखते रहेगा। तो उस ऑप्शन को हम लगाने के लिए फ्रीज पेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र डिजाइन है, यानी कौन सा स्वतंत्र डिजाइन है जिसका डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है। ग्राफिक्स, स्टाइल्स, पिक्चर्स, थीम। दोस्तों कौन सा स्वतंत्र डिजाइन है जिसका डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है। तो फ्रेंड इसका राइट उत्तर जो है वह स्टाइल होगा। यानी स्टाइल जो है स्वतंत्र डिजाइन है जिसका डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में इस्तेमाल या प्रयोग किया जा सकता है। यानी ऑप्शन जो है बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, एक टेक्स्ट फील्ड में आप कितना कैरेक्टर को एंटर कर सकते हैं। 125, 375, 235, 255। तो दोस्तों 255 कैरेक्टर को आप एंटर कर सकते हैं। यानी एक टेक्स्ट फील्ड में आप जो है 255 कैरेक्टर को एंटर कर सकते हैं। यानी राइट उत्तर जो है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, एमएस एक्सेल 2010 में सेल में कमेंट्स लिखने को क्या कहते हैं। सेल ट्रिप, सेल रेट, कॉलम, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एमएस एक्सेल 2010 में सेल में कमेंट्स लिखने को हम सेल ट्रिप कहते हैं। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2010 में किस टैब में प्रूफिंग ग्रुप होता है। दोस्तों आपको बताना है कि किस टैब में प्रूफिंग ग्रुप होता है। रिव्यू में, इंसर्ट में, होम में, डाटा में। दोस्तों प्रूफिंग ग्रुप जो होता है वह रिव्यू में होता है। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि एमएस एक्सेल जो है यह क्या है। विंडो पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है, डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है, या डॉस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है। दोस्तों एमएस एक्सेल क्या है। तो एमएस एक्सेल जो है यह विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
MS एक्सेल 2010 में किसी भी नई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4। दोस्तों, MS एक्सेल में किसी भी नई फाइल का डिफॉल्ट नाम जो होता है वह बुक 1 होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो यदि आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर में 100% सफलता प्राप्त करना है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो जो है वह सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस चैनल से लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है, MS एक्सेल 2010 में कौन सी डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग होती है? लैंडस्केप, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, MS एक्सेल में कौन सी डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग होती है? तो दोस्तों, वह पोर्ट्रेट होती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब आप एक से अधिक रेफरेंस डेटा शीट पर काम कर रहे होते हैं तो यह शीट्स कहलाती, यानी क्या कहलाती है? रिफरेंसिंग मल्टीपल, क्रॉप, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब आप एक से अधिक रेफरेंस डेटा शीट पर काम कर रहे होते हैं तो यह रिफरेंसिंग मल्टीपल शीट्स कहलाती है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है? दोस्तों, यह प्रश्न जो है पहले भी आ चुका है, यानी दोबारा प्रश्न यह आ गया है। स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है। तो फ्रेंड, ऑप्शन है स्टाइल, थीम, फॉन्ट, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, थीम जो है यह स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस टैब में आपको टेबल, ग्राफिक्स और हाइपरलिंक जैसे विशेष घटकों को जोड़ने की सुविधा मिलती है? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, व्यू। दोस्तों, आपको बताना है कि किस टैब में आपको टेबल, ग्राफिक्स और हाइपरलिंक जैसे विशेष घटकों को जोड़ने की सुविधा मिलती है, तो वो टैब का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों, इंसर्ट टैब में जो है यह टेबल, ग्राफिक्स और हाइपरलिंक जैसे विशेष घटकों को जोड़ने की सुविधा मिलती है, यानी इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन बी, यानी इंसर्ट टैब में ये सब मिलता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? कॉलम का नाम, रो का नाम, पहले रो फिर कॉलम का नाम, पहले कॉलम फिर रो का नाम। फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? तो पहले कॉलम होता है फिर रो का नाम होता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इक्वल टू C10 प्लस C11 अंडर कोस्ट बाई 12 अंडर कोस्ट प्लस D18 किसका उदाहरण है? फंक्शन का, सेल एड्रेस का, फॉर्मूला का, वैल्यू का। तो दोस्तों, यह किसका उदाहरण होगा? तो यह फॉर्मूला का उदाहरण होगा, यानी कि इसमें जो है फॉर्मूला लगा हुआ है, इसलिए यह फॉर्मूला का उदाहरण है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? सेमीकोलन के द्वारा, कॉमा के द्वारा, फुल स्टॉप के द्वारा, कॉलन के द्वारा। दोस्तों, किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो वह कॉलन के द्वारा पृथक किया जा सकता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन MS एक्सेल में 2010 संरेखण यानी अलाइनमेंट का एक मान्य प्रकार नहीं है? बॉटम अलाइन, मिडल अलाइन, टॉप अलाइन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, निम्न में से कौन MS एक्सेल में 2010 संरेखण का एक मान्य प्रकार नहीं है? तो इसका राइट उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है, MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल के निष्पादन करने में संयोजित किया जाता है।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। दोस्तों आपको बताना है कि एक्सेल 2010 में चयनित सेल के निष्पादन करने में संयोजित किया जाता है, यानी किसके द्वारा संयोजित किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ के द्वारा संयोजित किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है। दोस्तों एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है, F3, F2, F7, F5। तो F2 जो है यह फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है, यानी किसी सेल या कॉलम में हमें एडिट करना होता है तो उस पर जो है डायरेक्ट हमें F2 फंक्शन की जो है यह एडिट मोड पर जाने में मदद करती है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, एक्सेल में दाईं और सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस डी। दोस्तों एक्सेल में दाईं और सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों चयनित सेल को भरने के लिए कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसमें डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है, MS डॉस को, MS वर्ड को, MS एक्सेल को, MS पावर पॉइंट को। दोस्तों किसमें डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है, तो वह ऑप्शन जो है सी यानी MS एक्सेल जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी MS एक्सेल में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है, यानी इसका उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑफिस पैकेज जो है वह नहीं है, WPS, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, क्वांटम, लिब्रे। फ्रेंड ऑफिस पैकेज नहीं है तो वह क्वांटम जो है यह ऑफिस पैकेज नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक किसका एक संग्रह होता है, चार्ट्स का, फोटोज का, वर्कशीट का, वर्ड बुक्स का। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक किसका एक संग्रह होता है, तो दोस्तों वर्कबुक जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यह वर्कशीट का एक संग्रह होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होती हैं, 16024, 16384, 1024 या 1600। दोस्तों एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं, तो एक शीट में जो है वह 16384 कॉलम होते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। एक्सेल 2010 में 16384 शीट्स होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही इसका उदाहरण, स्प्रेडशीट यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यदि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है यह स्प्रेडशीट नहीं रहेगा तो इसका मतलब है कि यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है, और जिसमें स्प्रेडशीट लग गया यह स्प्रेडशीट शब्द जो है यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ही रिलेटेड है, यानी ऑप्शन इसका ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ण का उपयोग MS एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है, एम्परसेंड, डॉलर, हैश या परसेंट। दोस्तों किस वर्ण का उपयोग जो है MS एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है, तो वह डॉलर जो है यह निरपेक्ष एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं का डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है। दोस्तों एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं का डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है, बायां, जस्टिफाई, मध्य या दायां। तो
दायां जो है वह वर्कशीट में संख्याओं का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में छठी पंक्ति के 7वें स्तंभ में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होता है? F7, F6, G6, G7। दोस्तों, एमएस एक्सेल वर्कशीट में छठी पंक्ति के 7वें स्तंभ में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होता है? तो वह G6 होता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में 5वें स्तंभ की 10वीं पंक्ति में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होता है? E10, 10E, 5J, J5। फ्रेंड, एक्सेल वर्कशीट में 5वें स्तंभ की 10वीं पंक्ति में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होता है? तो वह E10 होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है, आप एक लाइक जरूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।